Good morning class. This is your problem. These are your problems which are related with integrated rate equations. So you will solve these problems. Simple problems हैं और boards में आई हुई हैं. That is why it is mandatory for you to solve all these problems related with the integrated rate equation. एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि आपकी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं दैट इंक्लूड्स ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. उससे ज़्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है. डेरिवेशन भी दो के ही हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. हाफ लाइफ कल हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इनको भी सॉल्व कीजिएगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट आफ्टर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसी तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो बोर्ड में पूछे जाते हैं. थोड़ा सा बोर्ड ने आपका जो पैटर्न है पेपर का वो चेंज किया है. मैं आज वो आपसे डिस्कस करूंगी कि बोर्ड ने क्या चेंज लाया है. बोर्ड ने थोड़ा सा चेंज किया है आपके पैटर्न में. पहले जो आपके MCQs थे वो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस थे. अब की बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड ने डाले हैं वो 19 क्वेश्चंस तो वन वर्ड वाले हैं या टिक मार्क हैं, जिसमें जैसे कि पहले भी हम करते आए हैं असर्शन रीजन है. लेकिन इस बार बोर्ड ने आपके सिलेबस में केस स्टडीज़ भी डाली है. केस स्टडीज़ किस तरीके से हमें सॉल्व करनी होंगी, जैसे कि बिजनेस में होती हैं बेसिकली. केमिस्ट्री में अब तक केस स्टडीज़ नहीं थी. केमिस्ट्री में अब तक आपके क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन थे या आप कह सकते हैं नॉर्मल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते थे. केस स्टडीज़ क्या आएंगी अभी हमें भी नहीं पता है. हम लोग भी वहाँ से CBSE की साइड से देखेंगे. देन वी विल गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि इस बार अगेन बोर्ड ने फिर से पैटर्न चेंज किया और 6 नंबर की केस स्टडीज़ हैं. 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके 3 नंबर के, वो केस स्टडीज़ आएंगे. सूडो फर्स्ट ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं. नाउ मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. हम सिंपल इस टेबल की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो तरीका है जो हम फाइंड आउट करते हैं, मेथड जो है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने का, वो कौन कौन सा है. पहले भी मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ. हमारे इस चैप्टर में हम 4 मेथड्स पढ़ रहे हैं. डिफरेंशियल रेट लॉ जिसका डेरिवेशन जिसका कल पूरा डिस्कशन हुआ है. सेकेंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ शो किया है आपको. इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड कल हमने पढ़ा. काइनेटिक्स प्लॉट के केसेस पर जो हमारे ग्राफ्स प्लॉट करते हैं वो हम पहले ही कल भी हमने देखा था. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी कल हमने देखा था. और ये उनकी स्लोप की वैल्यूज और उनकी कांस्टेंट्स की वैल्यूज दी हुई है. यू मस्ट प्रिपेयर दिस चार्ट इन योर कॉपी टू लर्न. इससे एक चीज़ आपको फ़ायदा ये होगा इस चार्ट से कि अगर आपकी कॉपी में ये चार्ट होगा तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप सिंपली जब इन चीज़ों को लर्न करेंगे तो यू कैन ईजिली make a comparison in all the given so that you can easily prepare the graph. इस चैप्टर से ग्राफ कई बार पूछा गया है. आपको ग्राफ दे दिया गया है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर का चाहे जीरो ऑर्डर का. उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आया है सीधा इससे कि आपसे 5 चीज़ें पूछी हैं. ग्राफ का स्लोप क्या है, ग्राफ में जो किसी भी एक पॉइंट को इंडिकेट करके कि इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं. और एक बार नहीं, ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार तो मैंने भी देख लिया है बोर्ड में आते हुए. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि जो पार्ट मैंने कल डिस्कस किया था और जो पार्ट मैं आज डिस्कस कर रही हूँ बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन देखें तो वो इंडिपेंडेंट है. यहाँ पर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर भी ग्राफ, क्योंकि हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिया है बेटा. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. कंसंट्रेशन का स्क्वायर ले लिया इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. अगर हम खाली कंसंट्रेशन लेते तो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, क्योंकि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू डबल करते हैं और उसका इफेक्ट आपके रेट पर आएगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकता. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. यहाँ सिंगल पावर है कंसंट्रेशन की, ठीक है. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. यहाँ हमने कंसंट्रेशन का स्क्वायर लिया है.
इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. दिस इज फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ ग्राफिकल रिलेशनशिप, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हम लॉग की वैल्यूज का लेते हैं. जीरो ऑर्डर के लिए ये, क्योंकि लॉग आता ही नहीं है जीरो ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन है. फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा ही ग्राफ है, एंड सेकंड ऑर्डर के लिए ग्राफ 1/a करके लिया है, वो इस तरह का ग्राफ शो होता है. इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा. तो ये चीज़ें जो हैं वो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, और आप सिर्फ एक बार देखने में उसको आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये जो डिफरेंस है ये कहाँ पर है. क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि किन दो क्वांटिटीज़ के बीच में ग्राफ को ड्रॉ किया गया है, ग्राफ की प्लॉटिंग किस तरीके से की गई है. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो इक्वेशन हमारी आई थी उनके ग्राफ्स बनाए हैं. और अगर हम दोबारा से वापस जाएं तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ नहीं है, सिंपल जो हम डेरिवेशन निकालते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, वो है. तो you can see the difference in these two. Now initial rate method, this is again a method to find out the relationship find out करते हैं हम, k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ये जो मेथड है बेसिकली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जो हमें न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं उससे रिलेटेड हम इस न्यूमेरिकल मेथड को यूज करते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. अब करना क्या होता है इस मेथड में, जरा देखिए. This method involves the determination of the order of each reactant separately. बिल्कुल आराम से आप find out कर सकते हैं. To determine the order of a particular reactant, its concentration is varied, keeping the concentration of other reactant constant. You know it is very well. This is very common thing while applying any chemical reaction. कि जब भी हम कोई chemical reaction apply करते हैं, हम हमेशा अगर उसमें चेंज नोटिस करना चाहते हैं तो हम किसी भी एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे. अगर आपने सारी क्वांटिटीज को चेंज कर दिया तो आपको यही नहीं समझ आएगा कि ये जो चेंज आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है, किसका इफेक्ट बेसिकली इस पर पड़ा है. दैट इज द रीजन. एंड द थर्ड पॉइंट इज इन एवरी एक्सपेरिमेंट वी डिटरमाइन द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन एंड ऑब्जर्व द डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑन दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. तो देखिए इसमें क्या किया है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन का, किसी रिएक्शन का रेट ऑफ द रिएक्शन का एक्सप्रेशन आया. तो हुआ क्या, इसमें हमने बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, ए की कंसंट्रेशन को हमने चेंज किया है. तो R1 इनिशियल कह लीजिए या आफ्टर टाइम 1 मिनट कह लीजिए या 2 मिनट कह लीजिए, वॉट एवर यू लाइक. मतलब दीज रेट्स आर एट डिफरेंट इंटरवल्स. ये डिफरेंट इंटरवल्स के रेट हैं. पहला रेट जब लिया तो ये रिलेशनशिप था, दूसरा लिया तो ये रिलेशनशिप था. अब आप ये कहेंगे कि मैम इसमें तो दोनों की जो पावर है वो सेम है. पावर तो सेम रहेगी बट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट. A1 कंसंट्रेशन है यहाँ पर और यहाँ पर A2 कंसंट्रेशन है. दिस इज बेसिकली डिफरेंस. इसको कांस्टेंट रखेंगे तो दो अलग अलग टाइम पर जब हम कंसंट्रेशंस लेंगे जो कि डिफरेंट कंसंट्रेशंस होंगी और रेट ऑफ द रिएक्शन भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, तो हम इजीली K की वैल्यू और इजीली हर एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन में एक्सप्रेस करती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है, न्यूमेरिकल लिया है. आप देखिए जरा उसे कैसे सॉल्व करना है. सी, इट्स अ क्वेश्चन. इन दिस A and B आर द रिएक्टेंट्स व्हिच चेंजेस इनटू प्रोडक्ट्स. यहाँ पर A की कंसंट्रेशन दी है, यहाँ B की कंसंट्रेशन दी है, और बेटा यहाँ पर दिया है आपको रेट मोल्स पर लीटर पर मिनट में. अब आप एक चीज देखिए, जब A की कंसंट्रेशन हमने, देखो A की कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.01 है और यहाँ पर भी 0.01 है. इट मीन्स दैट A की कंसंट्रेशन को एक पार्ट में हमने कांस्टेंट रखा और यहाँ पर हमने B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है. ये तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा. जब अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाएगा तो यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग. आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपको इसी तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एक बार में कांस्टेंट रखी जाएगी. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग. तो अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. एक एक्सप्रेशन हम अगर पहले वाले में देखें कि इनमें दोनों की कंसंट्रेशन हमने बिल्कुल सेम ली है तो हमारा रेट ये है. तो दिस इज आवर आइडियल इक्वेशन. दिस वन, ये मेरा आइडियल इक्वेशन हो गया पहला वाला.
जिसमें कि ए की कंसेंट्रेशन मैंने रखी 0.01 पावर mx, y कुछ भी ले लीजिए, ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर बी की कंसेंट्रेशन रखी 0.01 और रेट की वैल्यू क्या है? बेटा हम कितनी भी कंसेंट्रेशन चेंज कर लें, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करेंगे तो हमारा के कांस्टेंट आएगा, जिसको हमने रेट कांस्टेंट कहा है। और वो जो रेट कांस्टेंट होगा, वो रेट कांस्टेंट सब इक्वेशंस में, चाहे आप इनकी कंसेंट्रेशन कितनी भी चेंज कर लीजिए, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर उसको कैंसिल आउट किया गया है जब इनका रेशो लिया गया है। तो ये मेरा पहला केस हो गया। देन सेकेंड केस, यहाँ पर मेरी ए की कंसेंट्रेशन जब मैंने डबल की है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेट रिएक्शन का डबल हुआ है। लेकिन अगर मैं तीसरा पार्ट देखूं, जब मैंने ए की कंसेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और बी की कंसेंट्रेशन को डबल किया है, तो मेरे रेट पर कोई इफेक्ट नहीं आया है। दिस शोज कि जो मेरा रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसेंट्रेशन ऑफ बी। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगी। ये बी की कंसेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है और ए पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे ही मैंने ए का कंसेंट्रेशन डबल किया वैसे ही मेरा जो रेट है वो भी डबल हो गया। तो बगैर किसी कैलकुलेशन के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कैलकुलेशन की बात आएगी तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ना हाफ लाइफ मेथड, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाफ लाइफ मेथड का यूज करने लगे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? हाफ लाइफ मेथड के लिए कल मैंने जो आपको डेरिवेशन कराए थे उसमें आपने देखा होगा कि आपको मैंने दो डेरिवेशंस कराए थे, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी हाफ जो है रिएक्शन के ऑर्डर के हिसाब से बेसिकली इस फॉर्मूले से वेरी करता है। n इज द नंबर ऑफ द ऑर्डर, कि नंबर क्या है, ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। अगर वो जीरो है तो कंसंट्रेशन ऊपर चली जाएगी, -1 की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 1 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा। एंड समथिंग हैविंग पावर 0 इट मीन्स व्हाट, क्या होता है उसका मतलब? 0 नहीं 1 कहेंगे, 1 होता है। तो टी हाफ की जो वैल्यू है, टी हाफ की जो वैल्यू है दैट इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट आ जाएगी कंसेंट्रेशन से, एंड दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर मैं यहाँ पर 2 रखती हूँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो 2 - 1 दैट इज 1, तो 1/a0, और इसीलिए 1/a के साथ मैंने ग्राफ खींचा तो मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया है। दैट इज द रीजन ग्राफ इस तरीके से आएगा जब हम हाफ लाइफ मेथड का यूज करेंगे। तो दिस इज अगेन अ ट्रिक विच वी यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द ग्राफ, फाइंड आउट द शेप ऑफ द ग्राफ, कि हम किस तरीके से हाफ लाइफ अगर हमें दी है तो हम उसके ग्राफ की शेप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन एट 2 डिफरेंट इनिशियल कंसेंट्रेशंस आर 2 and 16 आवर्स। आपको हाफ लाइफ दी है, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन इतनी थी तब हाफ लाइफ 2 आवर्स थी, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन इतनी थी तो हाफ लाइफ जो है वो 16 आवर्स थी। तो यू हैव टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल, मैंने अभी जो आपको फॉर्मूला बताया है आप सीधा सीधा उस फॉर्मूले को रखिए। आप देखिए एक चीज ध्यान करने वाली है, इस फॉर्मूले में कंसेंट्रेशन जो है ऑर्डर के रेस्पेक्ट में जो मैं ले रही हूँ टी हाफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये याद रखिएगा कि टी हाफ जो हम सेकेंड पार्ट का ले रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट, ये आपका सेकेंड है, ये आपका फर्स्ट है, तो कंसेंट्रेशन टर्म्स जो है वो उल्टी होंगी, n की पावर -1। रिएक्शन का ऑर्डर तो हमें पता ही नहीं है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली पुट द वैल्यूज, ये 16 दिया है, ये 2 आवर्स दिया है, ये कंसेंट्रेशन 5 × 10⁻⁴, ये 25 × 10⁻⁵। जब आप इसको कैंसिल आउट करते हैं ये आएगा आपका 8, और ये क्या आएगा, ये कट जाएगा 1/5, एंड व्हाट इज दिस, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 10 और नीचे हो जाएगा आपका 5, दैट इज 2। अगेन 2 की पावर n-1। अब इसको भी 2 की पावर में बना दीजिए, 2 की पावर 3 हो जाएगा। जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू में n-1 इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 4। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड इन दिस वे वी कैन इजिली सॉर्ट आउट, हम बहुत आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्या, अपनी रिएक्शन का ऑर्डर। दिस इज द वे